अंडरटेकिंग शुड बी ओन बाई इंडियन कंपनी, वो फॉरेन कंपनी नहीं होनी चाहिए, फॉरेन होगा तो फिर वो प्रोविजन नहीं लगेगा, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दैट शुड बी एन एग्रीमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा, उस एग्रीमेंट के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करता है तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। यदि प्राइवेट तौर पर अपने हिसाब से काम करता है एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, it should start operation on or after 1st April 1995 to 17, तो 1st April 2017, यानी ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइडर का बिजनेस शुड स्टार्ट बिटवीन 1st April 1995 टू 1st April 2017, यहां तक आपका होना चाहिए, ये डिडक्शन होना चाहिए। फिफ्थ, डिडक्शन शुड क्लेम रिटर्न ऑफ इनकम एंड शुड बी सबमिटेड बिफोर ड्यू डेट, इसको आपको क्लेम करना होगा, यदि क्लेम नहीं करेंगे तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ब्रीफली सुन लीजिए वापस, कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइडर होना चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, और 95 और 2017 के बीच में प्रोडक्शन होना चाहिए, और क्लेम लेना है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में इसको सबमिट करना होगा। ये 20 कंडीशन सेटिस्फाइड तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, तो आपको अब कटौती कितनी मिलेगी वो आपको देखना है। तो सिंपल ध्यान रखिए, 100% ऑफ प्रॉफिट्स, जितना प्रॉफिट आपने कमाया 100% ऑफ प्रॉफिट्स फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगा। यानी इन 5 तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड का बिजनेस यदि आप करते हैं, यदि रोड से या हाईवे प्रोजेक्ट से, यदि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से, यदि पोर्ट एयरपोर्ट से, नेविगेशन चैनल से आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, 100% प्रॉफिट इज एग्जम्प्टेड। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि इस क्षेत्र में आप बिजनेस करते हैं तो आपको एक सिंगल पेनी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना है, इंटायर अमाउंट इज एग्जम्प्टेड। तो ये टैक्स हेवन की तरह काम करता है, तो 10 ईयर्स तक एग्जम्पशन होगा। लेकिन यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनते हैं तो इनिशियल ईयर्स में प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, वो लेटर ईयर में जाकर के प्रॉफिटेबल होते हैं, तो बिजनेसमैन को लॉस हो सकता है। इसलिए उसको उनकी बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे प्रोविजन कर रखा है। क्या प्रोविजन कर रखा है? देखिए, आपको 10 साल तक तो मिलेगा, लेकिन 10 साल कौन से? 10 साल वो होंगे, वो आप एसएससी को सिलेक्ट करना है, और वंस सिलेक्ट तो उससे कंटिन्यूटी में कॉन्स्टिट्यूटिव 10 ईयर्स डिडक्शन मिलेगा। दिस 10 ईयर्स इज टू बी सिलेक्टेड विद इन 15 ईयर्स फ्रॉम दैट ऑफ स्टार्टिंग द ऑपरेशन। इसको पॉइंट को समझिए। जैसे मान लीजिए मैं 2017 के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं, 2017 के प्रीवियस 17-18 में स्टार्ट करता हूं, राइट। अब मुझे डिडक्शन जो मिलेगा, मुझे 15 साल तक, यानी इसका 15 साल पहले काउंट कर लीजिए, 15 साल आपका हो जाएगा 2032-33 तक। ध्यान सुनिएगा, यानी 15 ईयर्स के टेन्योर के अंदर 10 ईयर्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने ऑपरेशन स्टार्ट किया 17-18 में, 17-18 से 15 साल में गिनता हूं तो 32-33 होता है। अब ये 15 साल का टेन्योर है, इस 15 साल के टेन्योर के अंदर मैं इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए 2017-18 में आपने किया, इसको पहले 15 ईयर्स कैलकुलेट कर लीजिए, तो 50 ईयर्स आता है 32-33। दिस इज द डेडलाइन, इसके डेडलाइन हो गई, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसके बीच में कोई भी 10 साल आप चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं 2018-19 में, तो ये 18-19 में स्टार्ट करूंगा तो 10 साल तक मिलेगा मुझे, तो 2027-28 तक मिल जाएगा। यानी मैं 18-19 में स्टार्ट किया, 17-28 में खत्म हो जाएगा। लेकिन एक वंस यू हैव बीन स्टार्टेड देन इट विल बी रेगुलर कॉन्सिक्यूटिव 10 ईयर्स तक डिडक्शन आपको मिलेगा, तो 10 साल का डिडक्शन आपको मिल गया। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं मान लीजिए 2022-23 में स्टार्ट करता हूं, 23 में स्टार्ट करता हूं, तो ये मुझे अवेलेबल होगा 2031-32 तक अवेलेबल हो जाएगा मुझे। 10 साल कंप्लीट हो गए, 10 साल पूरा मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, यदि 23-24 के बाद कभी भी स्टार्ट करेंगे, 23-24 के बाद, तो आपको पूरे 10 ईयर्स का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर एक मार्किंग लाइन आ गई है 32-33 से लक्ष्मण रेखा, इससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। यदि मैंने 23-24 में स्टार्ट किया है तो 8 साल ही मिलेगा, 32 में खत्म हो जाएगा। और यदि मैंने 2025 में स्टार्ट किया तो 7 साल ही मिलेगा, और यदि 2026 में स्टार्ट किया
तो 32 में आके खत्म हो जाएगा, 6 साल में खत्म हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें, इसमें 15 साल का कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं वापस को समझा देता हूं। डेट ऑफ कमेंसमेंट, बिजनेस जिस दिन से स्टार्ट होता है उस दिन से 15 साल गिन लीजिए, दैट इज कट ऑफ पॉइंट। इस 15 साल के बाद आप नहीं जाएंगे। इस डेट ऑफ कमेंसमेंट से इस 15 साल के बीच में कोई भी 10 ईयर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 6 साल बाद आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरे 10 ईयर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लिमिट फिक्स है, इसके आगे आप डिडक्शन नहीं ले सकते हो। तो ये 15 ईयर्स का डिडक्शन आपको मिलेगा। लेकिन एक ध्यान रखें, जो हाईवे प्रोजेक्ट का केस मैंने बताया था, हाईवे प्रोजेक्ट है तो 15 की बजाय 12 ईयर्स ही होगा। इन केस ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट 12 ईयर ही देखा जाएगा, 12 ईयर से ज्यादा नहीं देखा जाएगा। ये हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं डेवलप। तो आई थिंक ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात की थी हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इसलिए ये आया था इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, प्रोविजन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए, कंसेप्ट समझ आ गया आपको। ये नया बिजनेस होना चाहिए, कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, कंडीशन देख लीजिए। कंडीशंस, इट शुड बी अ न्यू बिजनेस, नया बिजनेस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, यानी पुरानी ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी को यूज करके नहीं होना चाहिए। अंडरटेकिंग बोर्ड पूरा नया होना चाहिए। यदि नहीं है अंडरटेकिंग नहीं, तो उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी 20% तक परमिट है, यानी जितना प्लांट मशीनरी का इन्वेस्टमेंट आप अंडरटेकिंग में कर रहे हैं उसके 20% के बराबर का एग्जेम्पशन आप इसमें ले सकते हो, 20% तक। और 20% के, जैसे मान लीजिए मैंने 100 करोड़ का प्लांट खरीदा, मैंने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो 20 करोड़ तक की ओल्ड प्लांट मशीनरी में भी परचेज फ्रॉम द मार्केट। अदरवाइज न्यू प्लांट ही आपको परचेज करना होगा। और कमिट और एक्टिविटी शुड कमेंस बिटवीन 31 मार्च 1995 टू 1 मार्च 2005। यानी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो आपका स्टार्ट कर रहे हैं वो 95 से 2005 के बीच में स्टार्ट होना चाहिए। 2005 के बाद में अवेलेबल नहीं है। तो 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अंडरटेकिंग नहीं होनी चाहिए, पुरानी मशीनरी, हम प्लांट और मशीनरी को यूज नहीं करेंगे, प्लांट और मशीन नहीं परचेस करेंगे, बट अप टू 20% ऑफ ऑल मशीनरी कैन बी यूज। और एक पॉइंट और है, यदि ओल्ड मशीनरी इंडिया से बाहर से परचेस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो नई मशीनरी मानी जाएगी, ओल्ड नहीं मानी जाएगी। और तीसरा 95 और 2005 के बीच में प्रोडक्शन स्टार्ट होना चाहिए। यदि कंडीशन पूरी होती है तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, तो देखिए अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा। अमाउंट डिडक्शन में क्या करेंगे, 100% ऑफ प्रॉफिट, 100% ऑफ प्रॉफिट अप टू फर्स्ट 5 years, और देन 30% ऑफ प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 years। यानी पहले 5 साल तक तो 1500% मिल जाएगा और अगले 5 साल तक 30% मिल जाएगा। और यहां पर भी वही राइडर है कि कमेंसमेंट से 15 साल के अंदर अंदर 10 साल का बेनिफिट आप ले सकते हो। उस 10 साल में पहले 5 साल आपको 100% मिलेगा और अगले 5 साल आपको 30% प्रॉफिट आपको मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो ये हो गया टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो इफ एन एसएससी इंगेज इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, तो उसके कंडीशंस क्या है, कंडीशन ध्यान रखें, न्यू अंडरटेकिंग होनी चाहिए, मशीनरी, प्लांट मशीनरी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 20% तक पुरानी प्लांट मशीनरी आप यूज कर सकते हो। इंपोर्टेड मशीनरी है तो न्यू ही मानी जाएगी। और ऑपरेशन 95 और 2005 के बीच में स्टार्ट होना चाहिए। इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तो हम कहेंगे डिडक्शन आपको मिलेगा, वो 10 साल का डिडक्शन मिलेगा। 10 साल कौन से होंगे, जिस डेट को स्टार्ट किया उस डेट से 15 साल के अंदर अंदर 10 साल होना चाहिए। पहले 5 साल में 100% और नेक्स्ट 5 साल में 30%। अब आइए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट था आपका इंडस्ट्रियल पार्क। देखिए आपको समझ आना चाहिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ATIA के अंदर कौन कौन से बिजनेस अवेलेबल है। तो मैंने कहा प्रोविजन बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ये बता दिया, सेकंड हो गया इंडस्ट्रियल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, थर्ड हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पार्क की। इंडस्ट्रियल पार्क है या फिर इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कह सकते हो। इसके लिए कंडीशन क्या है, इट डेवलप्स एंड ऑपरेट्स और मेंटेन्स एंड ऑपरेट्स एन इंडस्ट्रियल पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यानी इंडस्ट्रियल पार्क को वो डेवलप करता हो या मेंटेन करता हो या ऑपरेट करता हो, दोनों ये बिजनेस उसका होना चाहिए। और दूसरा
1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2011 के बीच में इंडस्ट्रियल पार्क मस्ट बी स्टार्टेड. इंडस्ट्रियल पार्क must start operating during 1st April 2006 to 31st March 2011 and should be notified by the central government under Industrial Park Scheme 2008. इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम बनी हुई 2008 की और उसके अंदर नोटिफाइड होना चाहिए. तो शुड बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर इंडस्ट्रियल पार्क, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम डिक्लेयर करके उसके अंदर नोटिफाइड होना चाहिए. और यदि इंडस्ट्रियल पार्क नहीं है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल जोन बना रहे हैं, तो 1 अप्रैल 97 से 31 मार्च 2005 के बीच में डेवलप होना चाहिए. राइट तो ये अप्रैल 2006 और 2011 के बीच में होना चाहिए इंडस्ट्रियल पार्क है तो, और सेज है तो 97 से लेकर 31 मार्च 2005 के बीच में होना चाहिए. ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए. और दूसरा, जब रिटर्न आप भरेंगे, रिटर्न में क्लेम करना होगा कि मैं डिडक्शन में, रिटर्न में भी क्लेम नहीं किया, डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. और फिर अमाउंट डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन जो आपको मिलेगा वो डिडक्शन मिलेगा आपको 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर 10 years आउट ऑफ 15 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस. वहां से आपको डिडक्शन मिल जाएगा. तो ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल पार्क. अब बात करते हैं हम पावर जनरेशन की. पावर जनरेशन, यदि आपका पावर जनरेशन का बिजनेस है, पावर जनरेशन की बात करते हैं, पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन का बिजनेस है, तो भी आपको इस ATIA के अंदर डिडक्शन मिलेगा. हम देखिए, हम ATIA की बात कर रहे हैं. आपको बताया ATIA के अंदर कौन कौन सा बिजनेस एलिजिबल है. तो उसमें हमने एक बता दिया, प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इंडस्ट्रियल पार्क. चौथा पॉइंट चल रहा है पावर जनरेशन की पॉइंट. तो पावर जनरेशन में आपको क्या है, ये भी नई अंडरटेकिंग होनी चाहिए. पुरानी मशीनरी इसमें आप यूज नहीं करेंगे. इट्स सेटअप इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर द जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. नई अंडरटेकिंग होनी चाहिए. इंडिया में कहीं पर भी स्टैब्लिश करें, लेकिन काम क्या होना चाहिए, पावर का जनरेशन हो और पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. और पुरानी प्लांट मशीनरी यूज नहीं करेंगे, लेकिन 20% यूज कर सकते हो. इंपोर्टेंट मशीनरी परचेज यूज कर सकते हो. ये 3 कंडीशन इंपोर्टेंट हो गया. चौथा कंडीशन जो आपको देखिए, सब में सिमिलर है कंडीशन लगभग. चौथी कंडीशन क्या है कि आपका, तो यदि आपका जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, यदि आप पावर का जनरेशन करना चाहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करते हैं, तो 1 अप्रैल 93 से 31 मार्च 17 के बीच में प्रोडक्शन होना चाहिए. यानी द एक्टिविटी शुड कमेंस बिटवीन 1 अप्रैल 93 टू 31 मार्च 17 इफ यू बिलोंग टू जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. और यदि ट्रांसमिशन का काम करते हैं, तो ट्रांसमिशन के केस में डेट अलग है. 1 अप्रैल 99 से 31 मार्च 2017, यानी ये तो 17 ही है यहां पर भी, लेकिन पावर वाला 93 से अवेलेबल है और ट्रांसमिशन का 97 से अवेलेबल, सॉरी 99 से अवेलेबल है, 99 से अवेलेबल है. और इसमें एक प्रोविजन और है, यदि आपने सब्सटेंशियल रिनोवेशन कर दिया, यानी नई अंडरटेकिंग तो नहीं डाली, लेकिन आपने सब्सटेंशियल रिनोवेशन कर दिया, और सब्सटेंशियल रिनोवेशन कर दिया, तो उस केस में वो रिनोवेशन कब होना चाहिए, 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 17 के बीच में. तो सब्सटेंशियल रिनोवेशन पहले बता चुका हूं पहले वाले सेक्शंस के अंदर, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी के अंदर यदि आप 50% ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सब्सटेंशियल इनोवेशन कहलाता है. और सब्सटेंशियल रिनोवेशन का केस है तो भी डिडक्शन आपको मिलेगा. आप थोड़ा ध्यान समझ लीजिए. पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का काम करने वाली कोई अंडरटेकिंग है तो उसको डिडक्शन मिलेगा. कंडीशन क्या है, कंपनी नहीं होनी चाहिए, अंडरटेकिंग नहीं होनी चाहिए, पुरानी प्लांट और मशीनरी को यूज नहीं करेंगे, लेकिन पुरानी ऑल 20% यूज कर सकते हैं और इंपोर्टेड कार यूज कर सकते हैं, इंपोर्टेड मशीनरी पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड हैंड इंपोर्टेड प्लांट और मशीनरी शैल बी ट्रीटेड एज ए न्यू मशीनरी. और दूसरा, इंडिया के किसी भी पार्ट में जनरेशन का, ट्रांसमिशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करता हो. ठीक, अब 3 काम हो गए इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन करना, जनरेशन करना और ट्रांसमिशन करना.
और जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क यदि है, यदि यही काम आप करते हैं तो आपका बिजनेस 1 अप्रैल 93 से स्टार्ट होना चाहिए और 31 मार्च 17 के बीच में, इन दोनों के बीच में, डेट के बीच में हुए तो एलिजिबल है। और यदि ट्रांसमिशन का काम है तो 99 से स्टार्ट करेंगे, 2017 तक रहेगा। अब आपने नई अंडरटेकिंग नहीं लगाई लेकिन बिजनेस यही कर रहे हैं और आपने एक सब्सटेंशियल चेंज किया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस कर दिया और सब्सटेंशियल रिनोवेशन किया, तो उस केस में भी डिडक्शन मिलेगा। लेकिन सब्सटेंशियल रिनोवेशन कब किया है? अप्रैल 2004 से लेकर 17 के बीच में किया हो तो डिडक्शन मिलेगा। और सब्सटेंशियल रिनोवेशन किसको कहेंगे? जब आपका 50% ज्यादा प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट किया है तो सब्सटेंशियल रिनोवेशन कहलाएगा। अब आइए, डिडक्शन कितना मिलेगा? वही 100% प्रॉफिट फॉर 10 ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स, यानी जिस डेट को आपने बिजनेस स्टार्ट किया वहां से 15 साल गिन लीजिए। उन 15 साल के अंदर कोई 10 साल तक आप एक्सेम्पशन ले सकते हैं और वो 100% प्रॉफिट रिडक्शन आपको मिलेगा। फिर चलिए नेक्स्ट आते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पावर यूनिट। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पावर यूनिट यानी पावर यूनिट का रिकंस्ट्रक्शन किया है तो इट शुड बी ओन बाय इंडियन कंपनी एंड सेटअप फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पावर जनरेशन यूनिट। मतलब इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है, इट शुड बी ओन बाय इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी इसको ऑन करेगी, ओके, एंड सेटअप फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पावर यूनिट, और इट शुड बी फॉर्म बिफोर 30 नवंबर 2005, शायद 2005, 30 नवंबर 2005 से पहले इसको सेटअप होना चाहिए, शुड बी फॉर्म होनी चाहिए, राइट। और बिगिंस टू जनरेट और ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट पावर बिफोर 31 मार्च 2011 से पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होना चाहिए। यदि ये कंडीशन पूरी होती है तो आपको 100% प्रॉफिट रिडक्शन मिलेगा फॉर 10 ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स, 10 ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स मिलेगा। और लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट और लास्ट आपको बता दें, वो है आपका क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। यदि इसका बिजनेस है, यानी पूरे इंडिया के अंदर पाइपलाइन बिछा करके या पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाइपलाइन बिछाकर नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क आप करते हैं तो आपको गवर्नमेंट का एग्जीक्यूशन मिलेगा। देखिए, ये सब अपने अपनी नेचर हो गई बिजनेस की। इस तरह का बिजनेस भी करेंगे तो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा और टैक्स प्लानिंग करके आप टैक्स लायबिलिटी को जीरो कर सकते हैं। 100% प्रॉफिट एग्जीक्यूशन मिल रहा है आपको। तो अब इसके लिए कंडीशन क्या है? अंडरटेकिंग अप्रूव्ड बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। इंडिया के अंदर एक रेगुलेटरी बोर्ड बना हुआ है पेट्रोलियम के लिए, वो कहलाता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। वहां से आपको परमिशन मिलनी चाहिए एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नोटिफाइड। डिपार्टमेंट से लेना ही है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाइड भी आपको होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है 1/3 ऑफ टोटल पाइपलाइन, जो पाइपलाइन इंडिया में आप बिछा रहे बिजनेस आप कर रहे हैं, 1/3 ऑफ दिस टोटल पाइपलाइन कैपेसिटी इज अवेलेबल फॉर यूज ऑफ कॉमन कैरियर बेसिस बाय पर्सन अदर देन एसएससी और एसोसिएट पर्सन। यानी एसएससी के बेनिफिट के अलावा एक कॉमन पर्सन उसमें 1/3 पाइपलाइन को यूज करता हो। जैसे मान लीजिए मैंने 99 मीटर लंबी मैंने पाइपलाइन बांट रखी है तो उसमें 1/3 यानी 33 जनरल पब्लिक के होना चाहिए और 2/3 आप एसएससी के लिए, खुद के लिए, और एसोसिएटेड पर्सन के लिए हो सकती है। एसोसिएटेड पर्सन हो सकता है वो, या एसएससी खुद हो सकता है, उनके लिए बेनिफिट के लिए आप कर सकते हैं, राइट। और इट शुड स्टार्ट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2007, 2007 के बाद आपको स्टार्ट करना है, उसके पहले नहीं होना चाहिए। अप्रैल 2007 के बाद कभी भी स्टार्ट करें। तो 3 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन, पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड से आपको परमिशन लेनी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होगा। दूसरा, जितना पाइपलाइन आप बिछा रहे हैं उसमें 1/3 पब्लिक के लिए होना चाहिए, तो 1/3 टोटल पाइपलाइन कैपेसिटी अवेलेबल फॉर यूज ऑफ कॉमन कैरियर बेसिस एंड बाय ए पर्सन अदर देन एसएससी, यानी एसएससी और एसोसिएट पर्सन के अलावा इसको यूज करने वाला आदमी होना चाहिए, और 2/3 एसएससी और एसोसिएट पर्सन यूज कर सकता है। अब एसोसिएट पर्सन किसको कहेंगे? हैविंग ए 26% और मोर वोटिंग पावर, जिसके पास 26% ज्यादा वोटिंग पावर वो एसोसिएट पर्सन कहलाएगा। मान लीजिए एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी में मिस्टर लाल का 26% शेयर है, वोटिंग वाइट है, तो लाल इज एसोसिएटेड पर्सन, वो कहलाएगा। और
हु अपॉइंट मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर इसके एक्स लिमिटेड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आधे से ज्यादा लाल अपॉइंट करने की पोजीशन में होता है तो लाल इज एसोसिएट पर्सन कहलाएगा। और तीसरा, हु गारंटीज नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल बोरिंग ऑफ द एसएससी, एसएससी की जितनी बोरिंग्स है उसकी कम से कम 10% गारंटी लाल देता है। तो 3 क्राइटेरिया हो गए, या तो लाल ने 26% वोटिंग पावर परचेज कर रखी हो तो वो एसोसिएट पर्सन कहलाएगा, या फिर हु अपॉइंट मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आधे से ज्यादा लोग अपॉइंट करता है लाल तो भी वो एसोसिएट पर्सन कहलाएगा, और इसकी बोरिंग्स का 10% ज्यादा बोरिंग्स का वो गारंटी देता है, गारंटर है लाल, तो उसको एग्जीक्यूशन मिलेगा। तो ये आपको मैंने आपको बता दिया सेक्शन 80IA, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो 80IA के अंदर डिडक्शन कैसे मिलेगा तो थोड़ा सा ब्रीफिंग में कर देता हूँ लास्ट में। ये कई सारे सेक्शन की हम बात, सब सेक्शन की हम बात करेंगे, आज हमने बात की केवल 80IA की। 80IA के अंदर मैंने आपको 6 तरह के बिजनेस बताए थे, 6 बिजनेस के अंदर इंडिविजुअल को हमने बता दिया कब, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, कंडीशंस ध्यान रखनी है, और डेट्स आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट। उन डेट्स के बीच में जो डेट्स हर बिजनेस में अलग दे रखी हैं, उन बिजनेस की डेट्स को ध्यान रखते हुए प्रोडक्शन स्टार्ट करें, और 15 ईयर्स का राइडर ध्यान में रखते हुए आप डिडक्शन ले सकते हैं। और इनमें डिडक्शन करते हैं ऑलमोस्ट सब में 100% डिडक्शन मिल रहा है, 10 साल तक का मिल रहा है, और कुछ में 30% 5 साल की मिलता है। तो ये इस तरह का एग्जेम्पशन आपको मिलता है। तो यदि कोई भी एसएससी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उनको इन 6 बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। यदि उसके पास सफिशिएंट कैपिटल है, कैपिटल आउटफ्लो है, तो ये सोच करके वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और स्टार्ट करके अपने 100% प्रॉफिट का एग्जेम्पशन का एंजॉयमेंट ले सकता है। थैंक यू वेरी मच।